हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्वाइज एकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सिलेबस के इस पार्ट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन। इससे पहले जो पार्ट था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड करेंटली वी आर स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन। ओके, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। इस वर्ड का थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्चुअली। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? गोल। क्या होता है? गोल। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? दैट इज योर गोल, ठीक है, गोल। और रिजोल्यूशन मतलब कि गोल को हम अचीव करने की दिशा में किया गया जो प्रयास है, कसम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब यह है कि हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है, ठीक है। वैसे डोमिनियन है, ठीक है, लेकिन लगभग देश हमारा आज़ाद हो चुका है, क्योंकि कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस है वो तो हमारा देश होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? 1950 को। इससे पहले क्या? इससे पहले हम डोमिनियन है, बिकॉज वी आर वर्किंग अंडर रूल पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट वाज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो इवन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम किया गया है, दैट वाज आल्सो अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है? ओके। तो अब क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम हो रहा है, बन रहा है, ओके, सॉरी, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या रिजोल्यूशन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। हिंदी में इसको प्रस्तावना बोलते हैं। तो प्रियम्बल के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं या प्रियम्बल का जो समरी है, ठीक है, ये कट और पेस्ट क्या है, या रेप्लिका है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। ये क्लियर है? इट इज रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेटली गोल क्या क्या है, ठीक है, हमारा क्या क्या लक्ष्य है, ठीक है, मतलब हमारा देश कैसा होगा, ठीक है, देश का कैसा स्वरूप होगा, ठीक है, कैसी उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी होगी, कैसी उसकी इकोनॉमिक फिलॉसफी होगी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इट वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि किसने मतलब हु ब्राउट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से डेट में? December 13, 1946, ठीक है, 1946। ओके, ये क्या है? ये हमारा जो संविधान है उसका फंडामेंटल है, मतलब आधार है, और संविधान का फिलॉसफी ही, ठीक है, यानी कि संविधान का जो फिलॉसफी है, संविधान का जो आधार है, वो क्या है आपका? वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसका हाईलाइट क्या क्या है? तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट, मतलब कि फ्री कंट्री है। इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया सोवरेन है, संप्रभु है। संप्रभु का मतलब यह है कि इंडिया अपने बारे में डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ले सकता है, ठीक है, क्लियर है। इंडिया एक रिपब्लिक है। इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक है, मोनार्क नहीं है। मतलब इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है, द प्रेसिडेंट, ओके, ये एक इलेक्टेड पोस्ट है। कैसा पोस्ट है? ये इलेक्टेड पोस्ट है। ओके, यानी ये पोस्ट हेरिडेटरी नहीं है। तो इंडिया क्या है? इंडिया देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, रिपब्लिक है। ओके, ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पावर है, अथॉरिटी है सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट का, और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ओके, दे ऑल आर डिराइव फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट पावर कहाँ पे है? पीपल के पास है। ओके, और पीपल से जो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट, ये सभी क्या कर रहे हैं? पावर को डिराइव कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हमारे यहाँ क्या है? पीपल सर्वोपरि है, न कि इंस्टीट्यूशन सर्वोपरि है। क्लियर है? इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशन है दे ऑल आर डिराइविंग पावर फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है कि ऑल पीपल ऑफ इंडिया विल गारंटीड एंड सिक्योर, मतलब कि हर एक देश का जो नागरिक है, ठीक है, उसको क्या, उसको किस किस की गारंटी दी जाएगी? तो जस्टिस, न्याय। न्याय तीन तरह का होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो न्याय तीन तरह का होगा, जस्टिस, सोशल न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है, ठीक है, कि समाज में जो है, मतलब देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, रिलीजन, दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है? कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइवलीहुड के लिए जो आपका इनकम होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया क्या है? इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का है।
है ना भैया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, क्लियर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक जस्टिस सभी लोगों के पास है? नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो इकोनॉमी, एक तरफ तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन सेकंड तरफ क्या है कि इंडिया के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म है। व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म? इस वर्ड को हम समझते हैं जरा, ठीक है। देखिए भाई, क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, समझिए इस पैटर्न को समझिए। ये ग्राफ मैप है इंडिया का, ठीक है भाई। अब इंडिया का जो वन थर्ड इकोनॉमी है, ठीक है, दे इट इज कंसंट्रेटेड इन 5 स्टेट ऑफ साउथ, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जो रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, इसके अंदर जो इकोनॉमी का कंसंट्रेशन है कितना है? वो 2/3 है, 2/3 है। वहाँ भी देखो, यहाँ पे ये जो स्टेट है काफ़ी रिच स्टेट है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इंडिया का जो पंजाब है, पंजाब रीजन क्या है, काफ़ी रिच है, राजस्थान भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, दे आर लैकिंग, क्लियर है। तो इज इट इकोनॉमिक जस्टिस? नो, ठीक है। तो जो रीजनल डिस्पैरिटी है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक जस्टिस, क्लियर है। ये तो काफ़ी ब्रॉड हो गया, ओके। और देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि नेक्सस बिटवीन, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन एंड बिजनेस पर्सन, पॉलिटिशियन एंड बिजनेस पर्सन, क्लियर है। अब इंडिया के अंदर क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब कि मैक्सिमम जो वेल्थ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो कहाँ पे है? वो सिर्फ रिच के पास है, रिच के पास है। और समझ में? तो गरीब के पास क्या है? बहुत पाल्ट्री रिसोर्स है, बहुत कम रिसोर्स है। और इस रिसोर्स पे गरीब क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। जब इतने कम रिसोर्स पे गरीब सर्वाइव करेगा तो दैट इज इकोनॉमिक इनजस्टिस, नॉट इकोनॉमिक जस्टिस, ओके। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया में इकोनॉमिक जस्टिस है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ओके। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पॉलिटिकल स्फेयर जो होता है, ठीक है, दैट इज ओपन फॉर ऑल इंडिविजुअल। अब इसका भी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक इसका है? देखिए, जैसे नेपोटिज्म, इस वर्ड आप सीखिएगा धीरे धीरे, ठीक है। नेपोटिज्म, ठीक है, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म, और क्या बोलते हैं आप, हेरिडिटरी। अब इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, सबके अंदर जो हेड पोस्ट होता है, ठीक है, टॉप पोस्ट होता है, दे आर ऑक्यूपाई, ठीक है, बाई हेरिडिटरी। आ रहा समझ में? तो आर यू रिस्पेक्टिंग द मेरिट? क्या आप मेरिट को रिस्पेक्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द मेरिट, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब पॉलिटिकल जस्टिस कहीं ना कहीं डिनाई हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल जस्टिस जो है, इस डायरेक्शन में भी काम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने काफ़ी कुछ किया नहीं है, ठीक है, हमने काफ़ी कुछ किया है, ठीक है, क्लियर है। बट मोर वर्क नीडेड टू बी डन इन दिस डायरेक्शन, ओके। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ओके, यानी कि सभी को समान मानना है और सभी को समान मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें विमेन के बारे में, ठीक है, तो क्या हम विमेन और मैन को एट पार मानते हैं? नहीं मानते हैं। थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, क्या उसको एट पार हम मानते हैं? नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का वायलेशन है, ठीक है। अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ओके, ओबीसी, एससी, एसटी, दे आर स्टिल सप्रेस्ड, ओके, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। फ्रीडम ऑफ थॉट, आपको सोचने की आज़ादी है, आपको बिलीव करने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आपको फेथ की आज़ादी है, आपको वर्शिप की आज़ादी है, वोकेशन की आज़ादी है, क्या कार्य करना है वो आप डिसाइड करें, ठीक है। आपको एसोसिएट होने की आज़ादी है, आपको एक्शंस की आज़ादी है, ठीक है, मतलब क्या करना है इसकी भी आज़ादी है। बट दे ऑल आर सब्जेक्ट टू पब्लिक लॉ एंड मॉरलिटी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस आज़ादी के चक्कर में जो है पब्लिक लॉ का वायलेट करें और मॉरलिटी का वायलेशन करें, ठीक है। बट ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब आज के डेट में हम लोग आईटी वर्ल्ड में जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
क्लियर है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि आपके हर एक्टिविटी का कंट्रोल कहाँ पे है? कहीं ना कहीं अथॉरिटी के पास है, अथॉरिटी के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया, क्लियर है, इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो अच्छी बात तो है, इसे एफिशिएंसी आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, इससे एफिशिएंसी आ रही है। ओके, बट क्या गवर्नमेंट एबल है हमारे डेटा को सेव करने में? नो। क्लियर है? तो ये क्या है? ये लैक है, कहीं ना कहीं ये लैक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इशू चल रहा है डीप फेक, मतलब आपके प्रोफाइल का मिस यूज किया जाता है, ठीक है, डीप फेक। ये सब एआई के कारण हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा है। बहुत हद तक जो है, मतलब बहुत सारा जो है डॉक्यूमेंट वगैरह, बहुत सारा जो डेटा आपका पर्सनल डेटा के लीक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, वो सिक्योर नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल इंडिया जो है ग्रेजुअली क्या कर रहा है, ग्रेजुअली जो फ्री इंडिया है, फ्री इंडिया, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहा है पॉलिस स्टेट के अंदर। पॉलिस स्टेट यानी स्टेट इज रेगुलेटिंग। क्लियर है? रेगुलेशन इज मोर, रेगुलेशन जरूरी है, ठीक है, लेकिन रेगुलेशन का एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है, बट रेगुलेशन इज मोर। ओके, तो यहाँ भी बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है। दिस ऑल आर कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहता है कि एडेक्वेट सेफ गार्ड सेल बी प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी, मतलब कि माइनॉरिटी को ज़्यादा सुरक्षा मिलने की आवश्यकता है। इंडिया में दो तरह का माइनॉरिटी होता है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, मतलब कि लैंग्वेज के आधार पे और धर्म के आधार पे, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को आपको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, इनको स्पेशल सेफ गार्ड देने की आवश्यकता है। तो माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सबको एडेक्वेट सेफ गार्ड प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ऐसा बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इंडिया का सोवरेन राइट है इंडिया के लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, इंडिया के सी के ऊपर, ठीक है, और इंडिया के एयर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया बिलीव करता है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, मतलब इंडिया विश्व में शांति चाहता है, ओके, और इंडिया मैनकाइंड का वेलफेयर चाहता है, मतलब कि मानव का भला चाहता है, ओके। तो दिस रिजोल्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, 1947, और इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है, इसी को हम बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है। तो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जितने भी गोल्स वगैरह हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्लियर है? तो यदि आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को केयरफुली आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसके हर वर्ड को बार बार देखने की जरूरत है, इसको बार बार ब्रेन स्टॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको करंट अफेयर से इंटरलिंक करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी का जो फिलोसफी है, ठीक है, एग्जाम का जो फिलोसफी है, दैट इज क्या कहते हैं, दैट इज एम्बेडेड इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इज क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही है? ओके, नाउ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा क्या क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड फुल्ली सोवरेन बॉडी, ठीक है, तो ये फ्रेम कर सकता है एनी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास ये पावर है कि वो एब्रोगेट, मतलब एंड कर सकता है, एल्टर मतलब चेंज कर सकता है, एनी लॉ दैट इज मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, ऐसा कर सकता है, ठीक है। यानी कि इस एक्ट के तहत जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बना दिया गया सोवरेन बॉडी, ओके, और अब इसके पास ये पावर है कि क्या करेगा, जो पहले से जो लॉ चल रहा है उस लॉ को हटा सकता है, चेंज कर सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ठीक है। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, संविधान सभा, ये दो बॉडी के फॉर्म में काम कर रही है, ठीक है। इट इज वर्किंग लाइक ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी। इट आल्सो वर्क्स लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आल्सो वर्क्स लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के तौर पे भी ये काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक ही बॉडी जो है, ठीक है, ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो ये संविधान को बना भी रहा है और ये देश को चला भी रहा है, ठीक है, देश को चला भी रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी, दे कैन फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर चॉइस।
तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, कैसा बॉडी? लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकेम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब कि डोमिनियन लेजिस्लेचर। ओके, वाई डोमिनियन? चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसका निर्माण हुआ है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ओके, और ये एक्ट कहाँ का एक्ट है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट। ओके, तो दे व्हेन दे मेट एज ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर एन प्रसाद, ठीक है। तो जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के तौर पे मिलेगा, ठीक है, तो उसको चेयर हाउस को चेयर कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन दे मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी तो इट वाज चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो कौन है? जीवी मावलंकर है, ठीक है। तो ये अभी लोकसभा बना नहीं, 1951 में बनेगा, ठीक है। तो पहला जो लोकसभा है, बाद में इसके जो स्पीकर है वो कौन बनते हैं? जीवी मावलंकर जी बनते हैं। ओके, इसके अलावा मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लेता है। तो अब नंबर ऑफ मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर है आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग, दैट इज 299, ठीक है, 299, ठीक है, 299। इसके अलावा अदर फंक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कॉमनवेल्थ के बारे में, जब हमने पढ़ा था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एक अलग सेपरेट वीडियो है। तो कॉमनवेल्थ, तो इंडिया ने रेटिफाई किया कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को, मतलब इंडिया रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना, ठीक है। तो मई 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया कि इंडिया विल कंटिन्यू द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। ओके, अदर फंक्शन क्या है? तो एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई, इस फैक्ट याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। adopted national flag on 22nd July 1947, adopted national anthem on January 24 1950। नेशनल एंथम जो है क्या है? जनगण मन नायक जय है, ठीक है, ये नेशनल एंथम है, इसको लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम ऑन जनवरी 24 1950, ठीक है, 1950। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन 24 जनवरी 1950। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर टोटल 11 सेशन हुए थे ओवर 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। टोटल जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज 64 लाख रुपीज। ओके, और फाइनल सेशन वाज ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। क्लियर है? तो आपको इतना ही याद रखना है। तो क्लास इज ओवर नाउ एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कौन कौन सी मेजर कमेटी थी, कौन कौन सी माइनर कमेटी थी, और कौन सी कमेटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कमेटी। ओके, सो थैंक यू।